जय श्री राम। नमस्ते। पिछले महीने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया रख दिया। यह ठीक वैसे ही है जैसे वीरान समुद्र के किनारे एक कंगूरा बनाकर उसका नाम लाइट हाउस रख दिया जाता है, लेकिन वहां पर लाइट कभी नहीं चमकती है। सिर्फ समुद्र की लहरें उसकी चूल्हे खोखला करती रहती है। भारत की 90% आबादी विपक्षी दलों के इस गठबंधन इंडिया की फुल फॉर्म को नहीं जानती है और शायद उसे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम और वेशभूषा बदलने से चरित्र नहीं बदलता है। साल 2024 में राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं। अब इस तरह की कवायदें चलती रहेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए इस वक्त सत्ता का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की वापसी की संभावनाएं छीन नहीं पड़ी है। ऐसे में विपक्षी दल नई दिल्ली को हासिल करने के लिए इस वक्त पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। साल 2014 में यूपीए को हराकर एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की थी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। विपक्षी दल इंडिया के रूप में एकजुट होकर इस वक्त एनडीए से सत्ता छीनने के प्रयास में है। ऐसे में एक सवाल जो बेहद अहम हो जाता है वह यही है कि अगर कथित इंडिया देश की सत्ता पर काबिज हुआ तो क्या होगा? क्या जिस गति से भारत आर्थिक तरक्की कर रहा है वह इसी प्रकार जारी रहेगी? भारत की विदेश नीति की स्थिति क्या बनेगी? देश में आतंकवाद और इस्लामीकरण की कोशिशों में जो रुकावट आई है वह स्थिर रहेगी या फिर यह खतरनाक दानव फिर से सिर उठा सकता है? सबसे बड़ा सवाल रोजगार और महंगाई का है, जिसे इंडिया अंधे के हाथ लगी बटेर मानकर चल रहा है। क्या उसमें कोई राहत आने की उम्मीद है? 2014 में जब यूपीए ने 10 साल शासन करने के बाद सरकार गंवाई थी, तब उसकी हार का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार और महंगाई था। यानी जो इंडिया ग्रुप आज महंगाई पर सरकार को घेर रहा है, उसके शासनकाल में भी जनता उनके कर्तव्य देख चुकी है। नए नेताओं के मंत्री बनने से कुछ भी सस्ता होने की उम्मीद नहीं है। पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में है। अगर वैश्विक महंगाई दर के आंकड़े देखें तो भारत फिर भी बेहतर स्थिति में नजर आता है। भारत के तमाम पड़ोसी देशों में चीजों के दाम भारत से काफी ऊपर हैं। ग्लोबल महंगाई रेट 6.9% के करीब पहुंच गया है, जबकि भारत में जुलाई में महंगाई दर 4.8% रही है। ऐसे में विपक्षी दलों की सरकार कौन सा नया चमत्कार कर पाएगी? यह बिल्कुल ही समझ से परे है। देश में सब्जी की कीमतें मौसम पर निर्भर करती है और यह कम एवं ज्यादा होती रहती है। वर्तमान सरकार ने इस मोर्चे पर बड़ा काम किया है और देश की बड़ी आबादी को अभी भी फ्री में राशन देकर उनके महंगाई के बोझ को कम किया है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि पर कभी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। आम तौर पर जनता का ध्यान इस ओर गाये बगाए ही जाता है। यह उपलब्धि यही है कि पिछले 9 साल के शासनकाल में देश में एक भी घोटाला सामने नहीं आया है। अन्यथा जो आज खुद का नाम इंडिया रख रहे हैं, उनके राज में इंडिया का नाम ही घोटाला हो गया था। मोदी सरकार में राजनीतिक भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही पर काफी हद तक अंकुश लगा है। संभवतः भारत के आर्थिक विकास में यह शक्ति अहम कड़ी बना है। सीधी सी बात है कि कथित इंडिया में उन नेताओं की गिनती कम नहीं है जो सत्ता को अपनी बपोती और लूट को जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। इनमें से कई नेताओं के ऊपर अभी भी भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। अगर यह फिर से सत्ता में आए तो इनकी अकूत संपत्तियों में और इजाफा होना तय है। हैरानी की बात यह कि अरविंद केजरीवाल जैसा बकलोल बाबू आज उन्हीं के साथ खड़ा नजर आ रहा है जिन्हें वह चोर लुटेरे और बेईमान बताता था। इससे यही साबित होता है कि सत्ता के लिए सब कुर्बान है और यहां हमाम नंगों से भरा पड़ा है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भारत की विदेश नीति आज एक अलग आयाम में चली गई है, जिसकी धमक पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। लेकिन कथित इंडिया चीन की तारीफों के पुल बांधता नजर आता है। दुनिया के पटल पर उस भारत के लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाई जा रही है
जिसकी जनता के वोट के बल पर शासकों का चयन होता है, यानी हर उस वोट को गलत साबित किया जा रहा है जिसने धूप सर्दी बरसात और पसीने में भीग कर लोकतंत्र को सशक्त बनाने में भूमिका निभाई है। आतंकियों का महिमा मंडन और बहुसंख्यक आबादी का मजाक उड़ाकर सत्ता में वापसी की उम्मीदें इंडिया लगा रहा है। इस मामले में मोदी सरकार को दाद देनी पड़ेगी कि उसने 9 साल सत्ता में रहने पर भी विपक्ष के हाथ में कोई मजबूत मुद्दा नहीं दिया है, बल्कि विपक्ष को एकजुट तक नहीं होने दिया है। यह एक वजह भी है कि विपक्ष मुद्दाहीन नजर आ रहा है और 2024 के लिए देश में कुछ बड़ा होने के इंतजार में बैठा है ताकि मोदी सरकार को घेरा जा सके। साल 2014 से पहले तक भारत एक दूसरा पाकिस्तान बना नजर आता था। जालीदार टोपियों की फैक्ट्रियों का द्रुत गति से निर्माण हो रहा था और इस्लामिक आतंकवाद कश्मीर से लेकर हिंदुस्तान के हर हिस्से में फैल गया था। जगह जगह बम धमाके होना आम बात हो गई थी। बस की हर सीट के नीचे बम होने की चेतावनी सभी को याद है, लेकिन इस सरकार के आने के बाद वह चेतावनियां पोत दी गई है। अब किसी स्टेशन पर आपको टिफिन में बम होने का अनाउंस नहीं सुनाई पड़ता है। उस दौर में हर मुसलमान आतंकवादी नजर आता था। मोदी सरकार के कार्यकाल में यह स्थिति बदल गई है। उन जिहादी और दंगाई मुसलमानों को दड़बों में बंद कर दिया गया है जो गजवाए हिंद का सपना देखने लगे थे। सबसे खास बात यह हुई है कि हिंदुओं का गौरव फिर से लौट आया है, अन्यथा तुष्टिकरण की ऐसी जलालत झेली कि हिंदू भूल चुका था कि उसका वजूद क्या है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यूपीए के कार्यकाल में भारत 10वें स्थान पर मौजूद था। यह छलांग यूं ही नहीं लगी है। भारत 80 से ज्यादा देशों को हथियार निर्यात करता है। श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों को कर्ज देकर भारत उन्हें चीन का गुलाम होने से बचाने की क्षमता रखता है। भारत का प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष है जो भारत को ग्लोबल लीडर बनाता है। भारत दुनिया के 150 देशों को वैक्सीन देकर उनकी जान बचाता है। खाद्यान्न संकट से जूझ रहे देशों को अनाज चावल देकर उनकी मदद करता है, जबकि असली इंडिया किसी के सामने कटोरा नहीं फैलाता है। यह काम 2004 से 2014 तक सत्ता में रहा यूपीए भी कर सकता था, लेकिन भानुमति की फैमिली में चटोरे और लुटेरे बहुत थे। सरकार किसी की चलाता कोई और था, कमा कोई और रहा था, हड़प कोई और कर रहा था। इंडिया की स्थिति अब भी वही है, क्योंकि सिर्फ कुछ चेहरे बदले हैं, चरित्र बदल गए होंगे इसकी उम्मीद कम है। देश और हिंदुओं को गाली देकर तुष्टिकरण के योद्धा भी इंतजार में हैं कि कब सत्ता में आए और कब पुराना झंडा तशरीफ पर लहराए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।